लोकसभा में पेश हुए महिला आरक्षण बिल की, क्या लगता है ये कितना सही हुआ है? जो पेश करने की बात की, तो आज पेश किया गया, अभी पारित करने नहीं हुआ है, पारित किया जाएगा, ये अभी ही क्यों लाया गया? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या पूरा मैं कहूँ तो भाजपा सरकार को जो 2014 में बनी है, उसके बाद से हमेशा से इस चीज के लिए जाना जाता है कि वो है सरप्राइज, और सरप्राइज जो है वो हमेशा देते रहते हैं। तो इस बार भी जो है ये सरप्राइज ही है, लेकिन ये सरप्राइज जो है थोड़ा चौंकाने वाला और भी कारणों से हो जाता है, क्योंकि ये विशेष सत्र है। सत्र में और खासतौर से कांग्रेस ने ये पहले ही आशंका जता दी थी कि ये जो 4 बिल की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बुलेटिन में बताया था कि इन 4 बिलों को पास कराया जाएगा, लेकिन अचानक जिस तरह से कल शाम रात को जो है ये कहा गया कि महिला आरक्षण बिल आएगा और आज जो है वो लेके चले आएंगे, तो ये अचानक जो है कहा मतलब आया है। लेकिन ये समझना होगा कि क्या ये बिल अचानक आया है या इसे एक सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया, लेकिन इसे छुपा कर लाया गया। जिस तरह से प्लानिंग हम कर ले, वहां आज नए संसद भवन में सभी का जाना हुआ, पहले संबोधन हुआ मोदी जी का, फिर नए संसद में आकर संबोधन हुआ, फिर उसके बाद तमाम लोग वहां पे जिस तरह से मौजूद हुए और जो लोग दिखाई दे रहे थे, तो उसमें महिला आरक्षण बिल का इसको पेश करना, ये कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बिना प्लानिंग के तहत हो गया है? ये जी हुआ तो प्लानिंग से ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने कहे तो जो जितनी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों से भी छुपा के रखा और जनता से भी छुपा के रखा, और अचानक इस बिल को आप लेकर आते हैं ताकि मतलब कोई भी इस पे कोई बात न कर पाए या कोई प्रिपरेशन न कर पाए। मतलब पार्टियों की बात कर, आम जनता को तो कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, उनको अपने पक्ष के में बोलने के लिए भी या बहुत सारी तैयारियां होती है, करनी होती है, तो आपने उनको समय नहीं दिया। जब 4 दिन पहले जब आपने इस बिल को मतलब ये निकाला कि जो है जो विशेष सत्र आ रहा है, इसमें जो बुलेटिन जारी किया कि जो है 4 प्रस्ताव जो है वो पारित किए जाएंगे, उस समय आपने क्यों नहीं बताया? इसका मतलब या तो आप को नहीं याद नहीं आ रहा था, या तो आपको भी रात में सपने में कोई आ गए होंगे, राम जी या भगवान जी या कोई, और बोले कि नहीं महिला आरक्षण बिल पास करा दो, तो वैसा कुछ हुआ होगा। तो अब अगर इस तरह से अचानक आता है, इसका मतलब तो यही कहेंगे ना कि रात को सपने में कोई आए, और नहीं तो फिर आपने पहले से तैयारी करके रखी, लेकिन जो है लोगों को बताया नहीं, छुपा के रखा। तो ये एक है, मतलब इस पे जो है कहा जा सकता है कि एक विवाद की तरह ही कहा जाएगा, और हमेशा से ऐसा होता आया है, ये आज पहली बात नहीं है। चाहे नोटबंदी हो, उसमें भी आप अचानक जो है रात को 8 बजे आते हैं और भाषण दे देते हैं करने के लिए। ये नहीं है कि जो काम किया जा रहा है वो अच्छा या बुरा, ये बात की बात है, पर जिस तरीके से किया जाता है सवाल सबसे पहले उस पर उठता है। जीएसटी भी लाए तो कहा जाता है कि तो कांग्रेस ही लाने वाली थी, लेकिन सवाल उस पर उठा कि आप जो ला रहे हैं, हालांकि उसमें समय भी दिया गया, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों का काम है। लेकिन कई चीजें जो है बिल्कुल अचानक तरीके से कर दिया। चलिए पहले सुनवाते हैं आपको कि अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए क्या कुछ कहा। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। अध्यक्ष जी, 239AA के माध्यम से 33% सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। आर्टिकल 330A के माध्यम से तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और SC/ST इन हाउस ऑफ पीपल इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कौन से उसमें है। आर्टिकल 332A है, इस आर्टिकल में है। I would like to clear them, sir. It is already uploaded, sir. Supplementary list. तो ये बिल इसको आज पेश किया गया है। कल 7 घंटे तक इस पे जो है बहस चलेगी, चर्चा होगी और फिर इसको पारित करने की बात कही जा रही है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नया संसद भवन जो बना है, आज जिस तरह से कार्रवाई हुई, तो ये एक अच्छे कदम है और कहा जाए तो एक नया इतिहास हमने रचा है और भारत के भविष्य को देखते हुए एक बहुत अच्छा कदम भी है। तो उसके लिए तो मैं मतलब पूरे देश को बधाई, सरकार को क्या बधाई दें हम, इसमें देश जी। के लिए एक अच्छा गौरव की बात है कि हम्म। अब जो हम उस संसद भवन में हैं जहाँ जिसे भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया है और अब हम एक नया संसद भवन में आ गए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, देखिए चाहे जो है ठीक है, हम लोग मीडिया से हैं तो शायद इसलिए कह रहे हैं या जो भी है, पर मुझे जो भी जब मैंने ये सारा चीज सुना था तो उससे मुझे ऑडियो क्वालिटी जो है, जिस तरह से माइक से की जो है संसद के अंदर वो की। जो गूंज रहा है, जिस तरह से आवाज, आपने इतना बड़ा संसद भवन बनाया, 970 करोड़ रुपए लगाए, तो थोड़ा सा इक्वेस्टिक बनाना चाहिए, मतलब साउंड हाँ, ताकि की साउंड की क्वालिटी प्रूफिंग जो हो बेहतर सकती हो। थी, बेहतर हो सकती थी, क्योंकि कई बार जो है शोर में जो है आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो ये भी एक बड़ा पंगा है। आप जैसे इनकी ही बाइट देख लीजिए तो इसमें आधी बात उनकी सुनाई नहीं, हालांकि शोर है इसलिए, लेकिन जब शांत रहते हैं उस समय भी माइक की आवाज जो है बहुत ज्यादा गूंज रही है, तो ये एक समस्या है जिसपे मतलब अपने जरूरत है। जरूरत है। अब रही कि इस बिल की बात, तो ठीक है, आज एक प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, अब 7 घंटे चर्चा होगी, 7 घंटों में हालांकि ये तो सभी को पता है कि विरोध कितना भी कर ले, अब ये बिल रखा गया है तो ये बिल पास होना ही होना है, क्योंकि अभी जो है चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों जगह पे जो है कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए का ही बहुमत है, तो उस अनुसार से ये पास हो ही जाएगा। अच्छा, ये पहले कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी इसको लेके कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की और कहा कि ईश्वर ने शायद ऐसे कामों के लिए ही मुझे चुना है, जो ऐसे काम मेरे हाथों द्वारा होते हैं। देखिए, वो तो क्रेडिट लेने, देखिए हर कोई क्रेडिट का भूखा है राजनीति में, क्योंकि क्रेडिट मिलेगी तो वोट मिलेंगे, वोट मिलेगी तो सत्ता में आएंगे, तो ये एक है, तो क्रेडिट लेना है और इसलिए वो कैसे क्रेडिट लिया वो मैं दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। क्रेडिट लेने की बात करें तो कांग्रेस भी इसका क्रेडिट ले रही है, जी, बता जरूर रही है, अपना वो क्रेडिट ले रही है, कह रही है इसको तो बनाया ही हमने है। वो एक्चुअली देखिए क्या है कि ये है कि 1996 में इस बिल को लाया गया था, उसके बाद जो है कई बार इस पे बहस हुई है। इन्होंने अटल जी की बात कही, कांग्रेस के शासनकाल में भी जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसमें भी लाया गया बिल को और पास कराने की कोशिश की। राज्यसभा में हालांकि ये पास हो रखा है, लेकिन लोकसभा में नहीं हुआ है। और इससे पहले जो है एक बयान आया था जिसमें कि आप देखेंगे अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं कि राजीव गांधी ने जो है पंचायत लेवल पे और बाकी में जो है इस तरह के आरक्षण देने की वरीयता की बात कही थी और अपने जो पार्टियों में जो है महिलाओं को अधिकार भी दिए थे। और फिर उन्होंने कहा कि इसे लोकसभा में पास कराया गया, तो उस पर जो है अमित शाह ने जो है कहा था कि अगर ऐसा है तो भाई आप दिखाइए, और मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर है तो आप ये जो है पेश कीजिए सबूत। तो ये बात है, लेकिन लोकसभा में पारित ये कभी नहीं हुआ है। आप पेश हुआ है लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। इसके पीछे का रीजन हमेशा से एक ही चीज रहा है कि जब ये महिला आरक्षण बिल आया था, देखिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसके समर्थक रहे हैं,
शुरू से कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। क्रेडिट चाहे जो भी लेता रहे, वो तो जिसकी सत्ता रहती है क्रेडिट उसी को जाती है। तो अगर वाजपेयी जी के समय में ये पास हो जाता तो उनको क्रेडिट जाता, जब कांग्रेस के समय पास हो जाता तो उनको जाता। लेकिन वो पास नहीं होने के पीछे जो असली वजह है वो है गठबंधन की राजनीति, क्योंकि जिस समय 96 में पेश किया गया उस समय भी गठबंधन की सरकार थी, बाद में भी जो है गठबंधन में ही रहे एनडीए वाजपेयी जी, और यूपीए की सरकार भी जो है गठबंधन की सरकार थी। और इस दौरान में जो कहा जाए तो गठबंधन में जो भी थर्ड पार्टियां थी, जैसे सपा है, बसपा है, या फिर आरजेडी है, या और भी जितनी पार्टियां, इन सबके साथ समस्या क्या है? देखिए, महिला आरक्षण बिल में जैसे आज ओवैसी जी ने भी कहा कि ठीक है आप बिल तो लेकर आ गए, सब कुछ सही है, लेकिन इसमें मुस्लिमों का कितना परसेंट है और ओबीसी का कितना है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि दो बड़ी पार्टियां और कई क्षेत्रीय दल भी जो है महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। और यही नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी इसके विरोध में नहीं है, लेकिन समस्या इस बात पे आके खड़ी हो जाती है कि जो बिल में 33% आरक्षण की बात कही जा रही है, उसमें 33% तो आप आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण मिल रहा है तो वहां पे तो सभी महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन आप वहां पे कैटेगराइज तो कर नहीं रहे कि ओबीसी को इस 33% में कितना परसेंट, एससी को कितना परसेंट, एसटी को कितना परसेंट। अब जैसे आज ओवैसी जी ने कहा कि मुस्लिमों का क्या है, हिस्सेदारी तो उसकी भी होनी चाहिए, भागीदारी तो उसकी भी होनी चाहिए। तो सभी के साथ दिक्कत यह है कि सब चाहते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये तय जरूर हो। बिल्कुल, मायावती का भी इस पे अपना रुख है, उन्होंने भी कुछ कहा है। मैं चाहूंगी कि मायावती और ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो सुनो। और आज इस नए संसद भवन में केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा। यह ऐसी मीडिया में काफी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा। माजी में भी जब इस तरह का एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो 96 में हो या फिर जब यूपीए की सरकार थी, हमारी पार्टी ने उसका अपोज इसलिए किया था कि हमने इस बात का डिमांड किया था कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जब आप एक कानून बना रहे हैं ताकि उसमें रिप्रेजेंटेशन हो उन लोगों का जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 एमपीज मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। देखिए, जब आप महिलाओं को के लिए बना रहे हैं तो क्या ओबीसी महिला नहीं जीत कर आए यहाँ पर? अच्छा, एक बात आप क्यों भूल जाते कि बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। 50% का डेफिसिट है मुसलमानों के, लेकिन माने 8,992 में सिर्फ 520 जीते। अगर आबादी से देखा जाए तो 1,070 जीतना चाहिए था। तो जब इस समुदाय का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है और बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है और ये ओबीसी का बड़ा दावा भरते हैं, तो क्यों नहीं ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन? वही ओबीसी और मुसलमानों महिलाओं की बात कि उनके आरक्षण का क्या? जी, मैं यही बात कह रहा हूं आपको कि सभी लोग, अगर जो पिछली बार जब रखा गया था यूपीए की सरकार में भी जब महिला आरक्षण बिल आया था तो भाजपा ने सपोर्ट किया था, ऐसा नहीं है कि उसने सपोर्ट नहीं, लेकिन वहां भी एक फर्क था कि जब बीजेपी लेके आई थी उस समय कांग्रेस सपोर्ट में है, लेकिन एक क्लॉज लगा के। यहाँ पे भी यही हुआ था, बीजेपी जब लेके आई थी तो उस समय तो ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस लेके आई थी उस समय इनका भी एक विरोध था कि नहीं भाई हम सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको इसमें ये क्लॉज लगाना पड़ेगा।
लेकिन आज की डेट में क्या है कि चूंकि इनके पास जो है पूर्ण बहुमत है राज्यसभा विधानसभा, हालांकि राज्यसभा में तो ये पास ही हो रखा है, ठीक है। तो विधानसभा हो रहा हूँ लोकसभा में, तो लोकसभा में ये पास नहीं है, इसलिए लोकसभा में रखा गया और ये डेफिनेट है कि अब जब ले आए हैं तो ये पास तो हो ही जाएगा, तो ये बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि महिलाओं की हिस्सेदारी को हम किस तरीके से डिसाइड करें, क्योंकि क्या है कि अगर हम 33% आरक्षण दे रहे हैं तो कहने का 100 में से 33 महिलाओं को अब जो है सभी जो जितना खड़ा करेंगे, जैसे एक पार्टी सपोज कर लीजिए कि अपने जैसे यूपी एक स्टेट है, यहाँ पे 80 जो है लोकसभा सीटें हैं, मैं लोकसभा विधानसभा में सब जगह होगा, लेकिन अभी हम अगर लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं, तो 80 में से 33% आपको निकालना है और वो उतनी सीटों पे महिलाएं चुनाव लड़ेगी, पार्टी का ये रहेगा। या तो फिर ये कर दिया जाएगा कि जैसे अभी क्या होता है कि कई जो चुनाव होते हैं तो वो रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं कि यहाँ पे एससी का ही कोई व्यक्ति खड़ा होगा, उसी तरह से महिलाओं का ही होगा, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि वहां पे महिला ही खड़े करने हैं, तो ये एक बड़ी चीज है। तो उसमें जैसे अभी भी महिलाएं सीट होती है कि कई जगह महिलाओं की सीट आरक्षित है, तो वहां पे चुनाव जो है महिलाएं ही लड़ सकती हैं, कोई पुरुष नहीं खड़ा हो सकता, तो आपने देखा होगा। लेकिन अभी ये जो है जैसे एमसीडी चुनाव में होता है या महिला या पंचायत के चुनाव जो होते हैं उस स्तर पे है, अभी बड़े स्तर पे, लेकिन जिस कहा जाए तो जब विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव, तो उसमें इस तरह का चीज नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जो आरक्षित सीटें जो विधानसभा में होती है जो एससी वर्ग के लिए होती है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से नहीं दी गई। तो अब उसमें किस तरीके से किया जाए कि पार्टियों को कहा जाता है कि रखना या सीटें ही आरक्षित कर दी जाएगी, जब सीटें आरक्षित कर दी जाएगी तो वहां पे महिलाओं को ही रखा जाएगा। जब बिल्कुल है कि ये भी है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, 9 साल से बीजेपी क्या कर रही थी, 9 साल अगर हम 9.5 साल की बात कर ले तो उसके अगर बीच में क्यों नहीं लाई, इसको लेकर डिम्पल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और तल्ख अंदाजों में पूछा है कि 9 साल से बीजेपी क्या कर रही थी। सुनिए डिम्पल यादव ने क्या कहा। सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं और मैं समझती हूँ कि मोबिलाइजेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो, क्योंकि आखिरी में खड़ी हुई महिलाओं को भी, जो पंक्ति में आखिरी में खड़ी हैं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और सरकार की जो मंशा है जो इस समय वो लेके आई है बिल, क्योंकि ये 2024 में भी नहीं लागू हो पाएगा ये बिल, और ये जो 5 राज्यों के जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी लागू नहीं हो पाएगा, तो ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। तो इलेक्शन की होड़ में महिलाओं के लिए झुंझुना, ऐसा सभी कह रहे हैं। महबूबा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा, पहले उनको भी आप तो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। और इसकी शुरुआत एक बार जो है राजीव गांधी जी ने की थी जब उन्होंने पंचायत में 33% रिजर्वेशन शुरुआत की थी, और मुझे यकीन है कि ये जो फैसला होगा और बिल पास होगा तो ये औरतों को अहम फैसले करने में जो है उनका एक रोल बनेगा, और अच्छा है, पूरे मुल्क की जो है तरक्की में ये बहुत अहम कदम होगा। Who amongst us who opposes it? We have implemented it here at the levels that was appropriate for us in the panchayats and local bodies, and we did it much before Government of India, much before 5th August 2019. So we have never been opposed to a process of reservation so that women get their rightful place in the decision making of this country. Do it. महबूबा मुफ्ती ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए बिल को लेकर। हाँ जी, देखिए, इसके लिए कोई नहीं कहा जा सकता है कि ये नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि 96 में जब पहली बार रखा गया तो बिल जो है आप अगर देखें तो
कहा जाए कि आप 17 साल पास हाँ लगभग नहीं 17 नहीं 27 साल बाद आप लेके आ रहे हैं 27 साल बाद। तो ये बहुत देर आए हैं, लेकिन ये चीजें हैं कि ये होना चाहिए। इसमें मुझे कोई लगता दो है राय कोई पार्टी ये नहीं कहेगी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और ये जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जब किसी भी बिल का इस तरीके से मतलब लेकर आते हैं तो उस पे सवाल उठते हैं कि एक है कि अभी जिस तरीके का जो सिचुएशन है उसमें यह है कि पता है कि बीजेपी अभी जो भी बिल लाएगी वो पास हो जाएगी, इसीलिए मोदी जी ने कहा भी कि शायद उन्हीं के हाथों ये सारी चीजें होनी ऐसा लिखी ईश्वर हुई ने है। लिखा है। लेकिन ये 2024 की बात करें, अगर महिलाओं वोट की बात करें तो महिलाओं के वोट 2014 से 2019 में काफी परसेंटेज में बीजेपी को इसका फायदा हुआ है, महिला वोटर ही ज्यादा रही हैं बीजेपी की। लेकिन 2024 की बात करें तो 2024 के चुनाव में अगर ये बिल पारित भी हो जाता है तो भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 2029 की बात हो रही है कि इसको आते आते 2029 तक ये यही सब चीजें हैं जिसके कारण से जैसे पहले जो आलोचना हो रही मतलब इस बिल का विरोध हो रहा था, उसके पीछे कारण था कि भाई आप महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए कि किस तरीके से होगा, उसमें किसको कितने प्रतिशत, जैसे 33% में कितने प्रतिशत किस वर्ग को हिस्सेदारी मिलेगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। अब जो मुद्दा आया है इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी इसकी जरूरत क्या थी, आप कौन सा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे। ये सबसे बड़ा क्योंकि एक तो सबसे पहले अब ये जो कहा जाए कि मुंबई में बैठक चल रही है और जिस दिन बैठक शुरू होने वाली होती है आप एक एटम बम फोड़ते हैं और सभी तारीफ करते हैं। हमने भी तारीफ की उनकी नीतियों की कि क्या गजब, आपने पूरा पासा पलट दिया कि अब लोग जो है इसी की चर्चा कर रहे हैं कि विशेष सत्र में क्या होगा और चीजें होंगी। फिर आपने तुरंत जो है ये भी कर दिया उसी दिन कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात, जिस पे फिर चर्चा हो गई शुरू। तो उस समय से ये विशेष सत्र जो है पूरा जो है आप मोदी और बीजेपी और ये इस तरह से चीजें चलने लगी। लास्ट में पता चला वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब इसमें जिक्र ही नहीं है। फिर जो है बीच में आया था कि महिला आरक्षण पे चर्चा होगी, लेकिन आपने जो बुलेटिन निकाला उसमें भी कोई चर्चा नहीं। और अचानक एक दिन पीछे, ये इसको कहते हैं चोर दरवाजे से घुसाने वाली बात, तो उस तरीके से ये लग रहा है अचानक आप लेकर आ गए। अब लेकर भी आए तो ठीक है, तो आप ये कहिए कि अगर ये पास हो जाएगा तो आप इसको तुरंत लागू करने वाले, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन आप इसको लागू भी करेंगे 29 में। जब 29 में लागू करते हैं तो अभी इन जो 5 चुनाव हैं इसमें डायरेक्ट तो आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही लोकसभा में बेनिफिट हो रहा है। तो आप ये लेकर क्यों आए? लेकर इसलिए आए क्योंकि अब अगर ये पास हो जाता है तो आपके लिए कहने के लिए हो जाए कि देखो मैं महिलाओं की कितनी केयर करता हूं, या महिलाओं की भागीदारी को लेके मैं कितना सीरियस था, इसलिए महिलाओं को जो है हम जो है ये हक हमने दिलाया है। तो जो अभी देखिए जिस तरह से कहा जाए कि महिला, आपने भी कहा कि महिलाएं जो है बीजेपी की ओर आ रही हैं, और अच्छा महिलाओं का जो बीजेपी की ओर रुख है इसमें जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे ना, जैसे एक पहले कहा जाता था कि बीजेपी जो है बनियाओं की पार्टी है, ये शुरू से कहा जाता है, या बिजनेसमैन की पार्टी है। फिर धीरे धीरे कहा जाता है सवर्णों की पार्टी है, इसमें जनरल वर्ग के लोग ज्यादा थे, ओबीसी जो है बीजेपी से बचता था। फिर जो बीजेपी भी में जो है ओबीसी के लोग शामिल होने लगे, शामिल होने का मतलब वोट देने लगे। उसके बाद जो है जो एससी वर्ग था, एसटी वर्ग है, वो भी जो है धीरे धीरे बीजेपी की ओर आ रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो भूमिका मतलब वोटर बन रहे हैं वो महिलाएं बन रहे हैं। उसके पीछे का एक कारण क्या है कि देखिए जिस तरीके से आप राशन फ्री दे रहे हैं, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं, तो इसमें देखिए महिलाओं को क्या है कि आप अगर छोटी छोटी चीजें जो उनके घर के जो बेसिक जरूरतें हैं उसको अगर पूरी होती है तो उनको लगता है ये काम कौन कर रहा है, तो महिलाएं मतलब गवर्नमेंट कर रही है, तो मोदी कर रहा है, तो मोदी को वोट दो। और यही कारण है कि जब इंदिरा गांधी जब थी तो इंदिरा गांधी को देखने के लिए पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ लगती थी, ऐसा कहा जाता है। तो महिलाओं, देखिए ऐसे भी कहा जाता है महिलाएं थोड़ा इमोशनल होती हैं, तो वो दिल से सोचती हैं। तो अब ऐसे में आज जरूरत है अब हक की बात कि आपको भाई हमने राशन पानी सब कुछ आपका तो दिया, लेकिन अब हम आपको संसद तक भी पहुंचाएंगे, आपके विधानसभा तक भी पहुंचाएंगे, आपको अब जो है नेता भी बना सकते हैं। तो ये क्रेडिट की बात हो जाएगी। अच्छा, अभी जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है,
जी। कहा जा रहा है, ये माना जा रहा है मीडिया के तहत ही कहिए या बाकी जो उनके जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से खासतौर से एमपी में या राजस्थान में चल रहा है, तो लग रहा है कि चुनाव जो है बहुत कांटे की टक्कर होगी, या एमपी में तो कहा जा रहा है कि लगभग वो हार रहे हैं, इसलिए एक डर भी बना हुआ। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए, और चूंकि 2024 में भी जो चुनाव है तो कितनी बड़ी मार्जिन से जीता जाए या हारने की कोई भी गुंजाइश नहीं रखनी है, तो उसको खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि किस तरीके से हम लोगों को खुश कर पाए। इसलिए जो है ये बिल जो है अभी ले आया। अब ये पास हो जाएगा। पास होने के बाद जैसे पिछली बार जब हुआ था तो आपने क्या किया, 3 तलाक हटाया, तो उससे जो मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला, आप चाहे जो कहें, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में भी जो है इनको वोट मिले। और कई जगह ऐसी जो कहा जाता है कि मुस्लिम एरिया, वहां मुस्लिम ही जीतेगा या वो जीतेगा जो जिसको मुस्लिम चाहे, तो वहां से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो ऐसे कंडीशन में ये अनुमान लगाया गया कि महिलाओं का वोट मिला। अब जो है महिलाओं को पास लाने के लिए एक अच्छा तरीका है। इसका और बड़ा एक एग्जाम्पल क्या है कि जिस तरीके से जब बिहार में नीतीश की सरकार बनी थी और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं शराब बैन कर दूंगा, इससे जो है महिलाएं बहुत खुश हुई, क्योंकि उससे सबसे बड़ा चीज हुआ कि जो घरेलू हिंसा, जो शराब पी के आते थे और झगड़ा होता था, चीजें होती, तो उससे जो है काफी फर्क पड़ा। और उसके कारण से कहा जाए तो जेडीयू की तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी जो है बिहार में महिलाओं के वोट परसेंटेज बढ़े थे। तो ये सब कारण है कि जब महिलाओं के हक में आप फैसला देते हैं तो उसका जो है असर साफ जो है वोटों पे दिखता है। और यही कारण है कि अभी जो है जिसका कोई आधार नहीं। हाल आप एक चीज देखिए, 2021 में सेंसस होना था जी, आपने उस समय भी सेंसस नहीं किया, आपने एनआरसी की भी बात कर ली, सब कुछ कर लिया, विरोध हो गया, धरना प्रदर्शन सब कुछ हो गया, लेकिन आप जो है जनगणना अभी तक नहीं करवा पाए। जातिगत जनगणना बिहार में हो रही है, और हालांकि वो जातिगत जनगणना ऑफिशियली वो नहीं कहते हैं, लेकिन हो तो वही रही है, और आप उस पे मतलब बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो जब आप जनगणना ही नहीं करेंगे तो फिर 2029 तक परिसीमन करेंगे या बाकी चीजें करेंगे तो वो करने में समय लगेगा। तो इस तरीके से मतलब विशेष सत्र बुला के उसमें पहला बिल, आप पहले 4 बिल की बात करते हैं और फिर पहला बिल लाना, ये पूरी तरह से बताता है कि या तो आप बिना प्लान के चलते हैं, कोई अचानक उठ के आता है बोलता है ये कर दो तो अच्छा रहेगा, तो तुरंत आप बिना किसी प्लानिंग के कर देते हैं, या तो आपकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है कि फिर आप लोगों को वो कहते हैं ना कि धोखे में रखते हैं और अचानक लेकर चले आते हैं। तो अब सच्चाई तो मोदी जी जानते होंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि मोदी जी अच्छे प्लानर हैं, तो उन्होंने ये किया है। हालांकि किसी भी तरह से क्या उन्हें अगर देखा जाए तो जब 2029 तक ये लागू होगा तो ये लोगों को नहीं लग रहा है कि हाँ सिर्फ ये महिलाओं के लिए एक झुंझुना है, और इसका नुकसान अगर देखा जाए तो क्या 2024 के चुनाव पर इसका नुकसान नहीं होगा? देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक तरीके से बीजेपी के लिए यह है कि हम तो अभी आपके बारे में सोचते हैं, तो महिलाओं का जो है खिंचाव होगा बीजेपी की ओर, जो है आएगा, वोट बढ़ सकते हैं। ये बीजेपी इस सोच के साथ जो है इस बिल को लेके आई। लेकिन महिलाओं की भागीदारी इसमें कितनी है और किस वर्ग की भागीदारी कितनी है, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर अगर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो आरक्षण समर्थक पार्टियां हैं, उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब वो अगर इस चीज को भुना पाते हैं कि देखो जी, अगर ये सिर्फ यहाँ पे तो ये नहीं किया गया, ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है या एससी को आरक्षण नहीं दिया गया है या एसटी को नहीं दिया, आप ओबीसी का, एससी एसटी को तो है, हालांकि थोड़ा मिलता है, लेकिन ओबीसी को तो है नहीं। तो ओबीसी की महिलाएं कहेंगी कि आपने मेरा तो डिसाइड किया नहीं। जब मेरा डिसाइड ही नहीं किया तो आप तो अगर कल पूरे जो 33% में 33% अगर आप ये कह के कि आप तो भाई ओबीसी में कोई पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं है या महिलाएं जो पढ़ी लिखी महिला जो राजनीति में हो वैसी सक्षम नहीं है, तो उस आधार पे आप जो है जनरल कैटेगरी के किसी महिला को देते हैं, तो कहीं ना कहीं ओबीसी को लगेगा कि भाई ये तो मुझे तो मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। तो फिर कहीं ना कहीं सुरक्षित तो सीट है नहीं। तो इसको जो क्षेत्रीय पार्टियां, जब मैं खास तौर से अगर नाम लूं तो सपा है, बसपा है, आरजेडी है, या फिर जो डीएमके है, या जैसे अगर चले जाए तो एनसीपी है, अलग अलग जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, बीजू जनता दल है या तृणमूल कांग्रेस है, ये सब पार्टियां हैं जो आरक्षण की बात करती है, आरक्षण के पक्षधर है। तो वैसे लोग जो ओबीसी की भी राजनीति करते हैं, उनके लिए एक मुद्दा बनेगा।
और वैसे कंडीशन में हो सकता है कि ओबीसी के लोग चूंकि ये बार बार कहते भी आए हैं कि आरक्षण के लिए जो कहा जाता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, वो खत्म करना चाहती है आरक्षण, और हालांकि कई बार जो है खुद मोहन भागवत भी इस चीज को कह चुके हैं, उसका खामियाजा वो भुगत भी चुके हैं, तो अब जो है वो शांत रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए ये डिपेंड करेगा कि वो कितने अच्छे से इस मुद्दे को उठा पाते हैं, तो ये एक देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको याद होगा कि जब आरक्षण का ही एक मुद्दा था, जातिगत जनगणना को लेके, जब एक केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक जो हलफनामा दायर किया था और कहा था कि ये केंद्र का विषय है, ना कि राज्य का जातिगत जनगणना, तो उस पे जब ये लालू यादव ने जो स्टेटमेंट दिया था कि चूंकि बीजेपी तो आरक्षण विरोधी ही है, तो तुरंत जो है वो हलफनामा वापस ले लिया गया। हाँ। तो ये चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि बिहार में आरक्षण के मुद्दे पे जो है सरकार जो है इनकी मतलब एक बार मतलब गिर नहीं चुकी है, उस समय वो हार रहे थे वही। तो उस कंडीशन में ये देखना होगा कि इसका किस तरीके से प्रभाव होता है।